जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम घटना चक्र का पॉइंटर पारिस्थितिकी पर्यावरण का कर रहे थे। इसके अलावा हम घटना चक्र का जीएस का सामान्य विज्ञान का भी पॉइंटर करने जा रहे हैं। अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छा वीडियो बेनिफिशियल बुक के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए, यह विज्ञान का टॉपिक है, इसको आज हम लोग करेंगे। तो देखेंगे, ये जीएस पॉइंटर है। तो ये विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का जो ये सारे क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में बने हुए हैं और इसको एक लाइन के रूप में पॉइंट बना करके लिख दिया, इसलिए इसका बुक का नाम पॉइंटर रखा गया है। परमाणु संरचना, इससे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। आइए देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। P+N न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके साइड में चक्कर लगाता है इर्द गिर्द, इसीलिए ये आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन से वह जो अणु का भाग नहीं है, ये कौन है? फोटोन। ये अणु का भाग, एटम का भाग नहीं है। खनिज यौगिकों, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु कहलाता है। ये प्राकृतिक तत्वों में होता है एक ही प्रकार का परमाणु। परमाणुवीय नाभिकीय खोजा था, तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो चैडविक ने एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनों में से कण प्रति कण युग्म है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के जो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, हीलियम के नाभिकों में होता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम में। अल्फा कण, बीटा कण, फिर कहता है तथा गामा किरण में ऋणात्मक कौन होता है? तो बहुत क्वेश्चन पूछा इससे बीपीएससी 20 कहता है ऋणात्मक तो बीटा कण हो जाएंगे और धनात्मक तो अल्फा कण हो जाएंगे। गामा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। फिर देखेंगे सुमिलित करना है। शून्य द्रव्यमान, तो ये तो मैच किया हुआ है, तो देखेंगे डायरेक्टिव शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रिनो का होता है। फिर देखेंगे आंशिक आवेश क्वार्क में होता है, आंशिक चक्रण पॉजिट्रॉन में होता है, पॉजिट्रॉन में। फिर परकर्णन चक्रण पूर्णांक परचक्रण इंटीग्रल स्पिन, ये फेनॉन में होता है। परमाणु में कक्षों को भरने क्रम नियंत्रित होता है। एक प्रिंसिपल दिया था प्रिंसिपल ऑफ बाउ का सिद्धांत, ये परमाणु में जो कक्ष भरते थे LMNDP के जितना भी ये था FSSD बोले पढ़ते थे ना, 1s2 s2 p3 s3 p4 s4d, तो यही अफबाउ का प्रिंसिपल कहलाता था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये किसी अभिविन्यास से संबंधित है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यहाँ पर 2 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन भी 2 दिया हुआ, तो 2 + 2 उसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएंगी। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉन संख्या समान तो समस्थानिक। हमारे केमिस्ट्री में हम पढ़ाए समस्थानिक के बारे में बहुत अच्छा, तो केमिस्ट्री वाली वीडियो देखिए, मैराथन वाला क्लास इसी में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उससे समझ में आ जाएगा। समस्थानिक होते हैं तो किसी एक ही तत्व में परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न लेकिन परमाणु जो क्रमांक है समान होंगे, उसको समस्थानिक कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन समान हो, देखिए 6 में से 14 घटाएंगे 8, 15 में 7 घटाएंगे तो ये होगा 8, 16 में 8 घटाएंगे तो ये भी 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो इसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गैगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैक्यूरेल ने इस रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अब चलिए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं और पॉइंट वाइज में, लाइनर वाइज में। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो पानी का चीनी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? फिर हो जाएगा, अपने अवस्था में आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना, खाना का बनना, भोजन का पाचन हो जाना, शीशे का टूट जाना, कागज़ का जल जाना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है जैसे दुग्ध का स्कंदन होना, फिर दूध में नहीं बदलेगा। एक कथन है कि उच्चतर तापमान में रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है
और उच्चतम तापमान पर आणविक गति द्रुत होती है। ये सही है। ज़्यादा तापमान पर रासायनिक जो अभिक्रिया होंगे, ताप बढ़ा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद उच्च तापमान पर आणविक जो गति होती है ये और द्रुत हो जाती है, यानी धीमा हो जाती है। दोनों का स्पष्टीकरण सही है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और निश्चित तापमान पर यह अचानक ठंडा कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। फिर देखेंगे पास्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जलीकरण से संबंधित है, निर्जीकरण से संबंधित है। सही कथन है। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये कथन सही है। अशुद्धि के कारण द्रव का जो क्वथनांक है बढ़ जाता है, ये बहुत क्वेश्चन होता है। इम्प्योरिटी के कारण जो क्वथनांक होते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं क्वथनांक अशुद्धि के कारण। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडल का दबाव कम हो जाता है तो उबलने के लिए बिंदु नीचे आ जाता है। कथन एक है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये सही है। लेकिन जो क्वथनांक नमक जो हिमांक को बढ़ा देता है ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। फिर देखेंगे फिर क्या कह रहा है कि वह कोलाइडी यंत्र जो कोहड़े में अभियुक्त होता है, तो वह गैस और द्रव होता है कोलाइडी का जो कोहड़े में अभियुक्त होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कह रहा है परंपरागत कहता है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथन में न तो एक सही है न तो दूसरा सही है। फिर देखेंगे क्रोमेटोग्राफी, देखिएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में ये यूज होता है, प्रयोग होता है। ठोस कपूर से ठोस वाष्प बनाने की प्रक्रिया को उदर्वपातन बोलते हैं। उदर्वपातित कौन कौन से पदार्थ है, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे उदर्व कपूर हो गया। फिर और देखेंगे सुमेलित करेंगे तो देखेंगे कुछ उपचयनांक। फिर दूसरा है तत्व। CaO में C का उपचयनांक कितना है, 2 है। तो कैसे निकालते हैं, CaO को X मानते हैं प्लस यहाँ पे CaO है तो ऑक्सीजन को कितना मानते हैं, -2 होता है इसका। उसके बाद ये दोनों सम होकर के 0 होता है तो x -2 उधर जाएगा तो +2 तो इसका 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका NaHAlH4 का करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 3 होता है, जैसे Na का +1 होता है, Al का जो होता है इसको x मानते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन का -4 यहाँ पे लेते हैं, कितना लेते हैं, -4 = 0 हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन का ना H का +1 होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में -1 भी लिया जाता है तो +3 x -3 बराबर हो जाएगा 0। x उधर जाएगा -3 तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। MnO2 में Mn का जो उपचयनांक होता है 4 होता है। H2SO4 S का ये 6 होता है, लास्ट वाला बता देते हैं। जैसे इसमें भी MnO2 में लिखेंगे MnO2, Mn का पूछ रहा है तो जिसका पूछेगा उसको x मान लेंगे। NO2 Mn तो हो गया। O2 का होता है -2, कितना होता है, -2, और यहाँ पे O2 2 है तो 2, इसको बराबर 0 कर देंगे। x प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 2 4 -4 बराबर 0 होगा। x बराबर कितना हो गया, 4। ये आंसर 4 सही है। फिर देखेंगे, फिर कह रहा है कि H2SO4 में S, H2SO4 में S का उपचयनांक तो लिख दिए H2SO4, H2 तो +2 और S का पूछा तो x हो गया, -8 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये +8 -8 ये हो जाएगा x -x बराबर x -6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो तीनों हम सारे सॉल्यूशन करके बता दिए, इसका x का 6 होगा। इस तरह बनाते हैं। अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। इसमें एक कथन है कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। एक गलत है लेकिन आर सही है कि रासायनिक तत्वों में आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग से दूसरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा, एफिनिटी जो है ये बढ़ेगा। ये क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर क्या कहता है, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा कथन है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। तो ये ही क्या कथन सही है। दूसरा तीसरा सही नहीं था, पहला सही नहीं था। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड देखें, तीसरा जो है अगर वैलेंसी 3 हो और वह 4 हो, 3 तक तो हम लोग धात्विक होते हैं, धातु की प्रकृति क्षारीय होती है तो बेसिक बोलेंगे इंग्लिश में। और चौथा जो वैलेंसी होगा चौथा में वर्ग में ये होता है अम्लीय होगा, क्योंकि अधातु है, अधातु अम्लीय को एसिटिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो तीसरा तो हो जाएगा बेसिक, चौथा हो जाएगा हमारा क्षारीय, तीसरा हो जाएगा बेसिक अम्लीय
और बेसिक क्षारीय, बेसिक क्या होगा क्षारीय, और चौथा जो हो जाएगा एसिडिक यानी अम्लीय। फिर कहता है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है, ऑक्सी अल्फे। ऑक्सीजन के बाद कौन होता है, सिलिकॉन होता है। उसके बाद फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन होगा। अगर उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर पूछे कौन सा उपधातु पाया जाता है तो सिलिकॉन होगा। कौन सा धातु पाया जाता है तो तब एल्युमिनियम हो गया। कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है तो उस भूपर्पट्टी में तब ऑक्सीजन होगा। धातु पूछे धातु एल्युमिनियम होगा, तब हो जाएगा लोहा। उसके बाद होगा कैल्शियम। नेक्स्ट देखेंगे भूपर्पट्टी में द्रव्यमान निश्चित रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पट्टी में तभी बताए ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है, हम बता ही दिए ट्रिक के साथ, ऑक्सी अल्फे का आना। फिर कहते हैं विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है विश्व में, क्योंकि यह हाइड्रोजन पानी में भी घुला रहता है लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार का रासायनिक तत्व, 100 से ज़्यादा हो गया, 114 अभी 118 भी हो गया है। फिर देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं, कहता है रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व क्या है, हीरा है। हीरे का खनिज बनावट है किसका, ये कार्बन का खनिज है। अब चलेंगे कुछ धातुएं, खनिज और अयस्क, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग। इससे बहुत क्वेश्चन बना है, ध्यान दीजिएगा। वह इलेक्ट्रॉन रूपांतरण जो धातुओं के लिए है तो 2 8 8 2 ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि धातु में लास्ट में 1 2 मैक्सिमम 3 तक होता है, 4 होगा तो उपधातु और धातु हो जाएगा। तो देखिएगा 8 2 10 8 18 2 20, ये 20 किसका है, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम एक धातु है। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक, देखिएगा सबसे अधिक पोटेशियम होता है Na, Mg, Ca। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हम अपने कराए हैं बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ उस वाले सीरीज में आप देख लीजिएगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है। सबसे ज़्यादा अगर लिस्ट पूछेगा तो लिस्ट में प्लेटिनम होता है सबसे कम सक्रिय। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी। सबसे हल्की लिथियम होता है, सबसे भारी ऑस्मियम होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व क्या होता है, हीरा जो होता है, डायमंड सबसे ज़्यादा कठोर होता है। सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन में सबसे कठोर धातु कौन है, प्लेटिनम जो होता है। सब देखिएगा इसमें अगर कंपेरिजन करने का है सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन तो सब में से इसमें से प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु होगा, सबसे कठोर। लेकिन पदार्थ नेचर में पूछेगा तब हीरा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। कोरंडम, टंगस्टन, आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। देखिए नाइक्रोम का नाम सुनेंगे, जो आपका जो आयरन करने वाला जो होता है, आयरन जिससे हम लोग करते हैं कपड़े में, इसमें भी नाइक्रोम का लगाया जाता है। निकेल और क्रोमियम का भी हम लोग किस में यूज़ करते हैं, निकेल और स्टेनलेस स्टील बनाने में। तो नाइक्रोम जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्या है, कठोर भी है और तन्य भी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व ऑस्मियम, यूरेनियम है। तत्वों में पूछा जाएगा तो सबसे भारी तत्व जो है, गैस पूछेगा तो ऑस्मियम, तत्व पूछेगा तो यूरेनियम। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है कि तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी सबसे भारी धातु, सबसे भारी। इन सारे ऑप्शन में अगर पूछेगा तो सबसे भारी धातु की बात करेगा तो यूरेनियम। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। अंडे का भी जर्दी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती का मुख्य अवयव क्या होता है तो एर्गोनाइट तथा कांचीयोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में माने जाते हैं माणिक्य और नीलम को। कथन है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन है। सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है, ऐसा नहीं है, ये वायु के प्रभाव में जो आर गलत है, तो क्योंकि गल नहीं जाती, वो जल जाती है, गल देकर के गलत कर दिया। वायु के प्रभाव जैसे कांटेक्ट में आती है आग लग जाती है उसमें। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुत प्रयोग हो रहे हैं। इस पीले लैंप में उपयोग क्या हो रहा है तो सोडियम का इसमें उपयोग होता है, Na का उपयोग किया जा रहा है। सोडियम वाष्प लैंप पढ़ाया सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इनकी प्रकाश एक वर्ण का होता है, एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होते हैं। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है कौन है, पारा, वाष्प तथा आर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ये सोना जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। सोने का घोला जा सकता है तो अम्लराज में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना को कहते हैं 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क, सोपस्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम CaCO3 इसका रासायनिक नाम है। फिर देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम में बहुत होता है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं CaS, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है
CaSO4 1/2 H2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। डॉक्टर, कलाकार और मूर्ति कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट, इसके बहुत क्वेश्चन को उससे बीपीएससी पूछा। थोरियम क्या है? मोनोजाइट कहाँ मिलता है? केरल में मिलता है। माइका क्या है? देखिएगा, माइका जो है उष्मा का तो ये चालक है, लेकिन विद्युत का कुचालक है। उष्मा तो चालने देता है, लेकिन विद्युत को जाने नहीं देता है। लोहा, इस्पात, खिलौने, गिलास और कुम्हारी तथा वैद्युत में वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा, ये वैद्युत में होता है, वैद्युत में उपयोग होता है। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन दरों में से उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो पारा जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। जैसे ही देखिए, थर्मामीटर में पारा लगा रहता है, मरकरी लगा रहता है। जैसे हम लोग बॉडी में टच करते हैं तो बुखार का जितना भी लेवल होता है वो दिखाने लगता है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तर तो पारा है। सीसा, पारा, निकेल धातु में सामान्य ताप पर द्रव रहता है। तो पारा जो है 27 डिग्री रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, एक ऐसा मेटल है। फिर देखेंगे कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो कौन है? लेड। तब कोई अभिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा किससे मिलता है? हेमाटाइट से मिलता है। सुमेलित करिए तो देखेंगे कि उष्मा का विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है, संचालक, चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाले धातु कौन है? स्वर्ण है। उष्मा का न्यूनतम संचालक कौन है? सबसे कम संचालक सीसा होता है। हीरा, चांद, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो चांदी का चालकता सबसे ज़्यादा है। सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का अवयव होता है। ये कथन सही है। देखिए, जितना भी दांत का पेस्ट होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट उसका अवयव होता है। का सुमेलित करना था, ये सही सुमेलित है। देखिए, भंजन जो करते हैं हम लोग पेट्रोलियम का भंजन करते हैं। पड़गलन करेंगे हम लोग ताम्र या तांबा का। हाइड्रोजनेशन करेंगे खाग वसा का। वल्नीकरण करेंगे, वल्केनाइजेशन रबर का होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होगा एल्युमिनियम बनाने के लिए? तो बॉक्साइट का प्रयोग होता है। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट है इसका। तो बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है, याद रखेंगे। लोहा का होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। तांबा का होता है क्यूपराइट। फिर देखेंगे सूची एक को सूची दो से मिलाइए। हीरा, हीरा किसका रूप है? एक कार्बन का, तो हीरा को कार्बन से मिला देंगे। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम। बालू सिलिकॉन का होता है SiO2 होता है। माणिक्य एल्युमिनियम का होता है। माणिक्य के रूबी बोलते हैं, रूबी को Al2O3 बोलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का ही एक रूप है। नेक्स्ट देखेंगे कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है। तो इन सारे ऑप्शन में तो जो जल से हल्का होगा तो सोडियम जल से हल्का रहता है, इसलिए वो तैरते रहता है। इस्पात, पाड़ा तथा सोना का उनके घनत्व का और सबसे ज़्यादा, देखिए ऑप्शन दिया इस्पात, पाड़ा और सोना। घनत्व बताइए। तो सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का होता है, उसके बाद पाड़ा का होता है, उसके बाद इस्पात का होता है। सबसे ज़्यादा सोना का होगा, उसके बाद पाड़ा का, उसके बाद इस्पात का होगा। आइए अब मिश्र धातु को देखते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबे में मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। देखिए, स्टील भी है लेकिन पीतल भी है। पीतल और जिंक का, कॉपर और जिंक का, तांबा और जिंक का पीतल होता है। ब्रॉन्ज भी है एक मिश्र धातु। तांबा एक धातु है, मिश्र धातु नहीं है। कथन ए कहता है जस्ते लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। ये कथन सही है। यशदन, यशद उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उपचयन क्षमता है, सही है। उपचयन क्षमता है ये, क्योंकि उस पर चढ़ जाता है ये जस्ते का लेप। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है यष्त, जस्ता की परत। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, लोहे पर लेप होता है जस्ते का। गैल्वेनाइजेशन में लोहे का लेप लगाते हैं जस्ते का। एल्युमिनियम पृष्ठ पराये एडोनीकृत होते हैं, जिसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बों में पुर्जों में काम लिया जाता है, वह है एल्युमिनियम। पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम लोहे धातुओं में से अमलगम नहीं बनाता। तो लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम किसका? मरकरी और कोई एक धातु, लेकिन लोहा अभी नहीं बना रहा है। तांबा जस्ता, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता के मिश्र धातु में अमलगम कहते हैं। तो पारा और जस्ता को, पारा कहाँ है? पारा और जस्ता को। नेक्स्ट देखेंगे टांका मिश्र धातु है। टांका जो बोलते हैं टिन और शीशे को बोलते हैं। टांका जो टिन और शीशे का मिलन होता है, मिश्र धातु बनता है। कांसा जो होते हैं, कांसा अलॉय बोलते हैं। कॉपर, तांबा और टिन को मिला के कांसा बोलेंगे, इसको बोलते हैं ब्रोंज।
अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। एक बात क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। सोल्डर क्वेश्चन पूछता है कि कौन जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती, उसमें दे देता है निकल, क्रोमियम और सिल्वर और सोना। तो इसमें क्या नहीं मिलेगा, तो सोना भी नहीं मिलता है, तो उसमें जो सिल्वर वाला टॉपिक रहता है वो सिल्वर नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें निकल बनता है। फिर सोल्डर जो है, सोल्डर ये टिन से बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर ये क्लोरीन से बना होता है। हाइपो जो है सोडियम से बना होता है, याद रखेंगे सोडियम से मैच करेगा। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशतता क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना है 0% है, नहीं पाया जाता है। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता तथा निकेल में वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, तो एल्युमिनियम नहीं है। तो देखिएगा जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है, एक होता है तांबा, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता और निकेल। पीतल में निकेल मिला देते हैं, पीतल में यानी कि पीतल में कौन कौन सा होता है, तांबा और जिंक होता है, और निकेल मिला देंगे तो बन जाएगा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पूछ रहा है कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा तांबे किस में होता है, कांसा में होता है। वह धातु जो पीतल, कांसे तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता तो तांबा होता है। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता की पीतल मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखेंगे, पीतल तथा तांबा जस्ते की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण, देखिए मैग्नेटाइट तो एल्युमिनियम का तो है ही नहीं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिडेराइट तो किसका होता है, ये तो होता है लोहा का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर तीसरा कहता है, पहला तो सही है, पीतल तांबा जस्ते की एक मिश्र धातु सही है। कहता है कि पारद रहित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनसे अनिवार्य सम्मिलित होता है। तो देखिएगा पारद रहित, पारदित सम्मिश्रण तो वे पदार्थ है जिनमें अनिवार्यता पाड़ा होता है, उसका अमलगम बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं होता है, पोटेशियम नाइट्रेट इससे प्रयोग नहीं होगा फोटोग्राफी में, अभी बताएंगे। पोटेशियम का दूसरा रूप होता है, नाइट्रेट नहीं होता है। नाइट्रेट से एक बीमारी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाइट्रेट से एक बीमारी होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ये पीतल का रंग क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। एक चांदी का भी फीका पड़ता बताया, उसमें सल्फाइड से होता है। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय होता है वो क्या है, निकेल है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण की प्रतिरोधकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम बोलते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु क्या है, जंग रहित लोह जो प्रयुक्त धातु है वो क्रोमियम होता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर और उसे कुछ अधिकांश संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता वो कौन है, सिलिकॉन है। नेक्स्ट देखेंगे, धुब्बा क्या बोलते हैं, धुब्बा रहित लोहे बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है, तो धुब्बा रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम ये महत्वपूर्ण धातु है। स्टेनलेस स्टील, बहुत क्वेश्चन पूछेगा स्टील, तो निकल क्रोमियम कहाँ पे है, मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में मिलाया जाता है तो निकेल और क्रोमियम। निकेल और स्टेनलेस स्टील में होता है 0 से 0.1 से लेकर 2% कार्बन तक मिलाते हैं, तो ये स्टील में होता है 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहा का भार, देखिए जंग लगेगा बढ़ेगा, बीपीएससी का क्वेश्चन है, पहले तो बढ़ेगा लेकिन बाद में क्या होगा, धीरे धीरे घट जाएगा। अगर सपोज ऐसा बढ़ते रहेगा हमेशा, इस बीपीएससी पर बहुत मजाक हो रहा था क्योंकि बीपीएससी कह रहा था कि जंग लगने पर बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, पहले बढ़ेगा उसके बाद घटना डिक्रीज होना सही है। अगर सपोज करिए बढ़ता ही रहेगा, सब इंसान क्या करेगा, लोहा में कोशिश करेगा कि बाहर छोड़ जाए और छोड़ने के बाद वो भारी हो जाए बेकार लोहा को, उसके बाद क्या करेंगे, जो मालगाड़ी वगैरह जो ढोने वाला आता है, बेचने वाला, खरीदने वाला, उसको बेच देगा तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, पहले बढ़ेगा फिर उसका भार घटेगा। स्टेटमेंट कहता है कि एक साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूरा पदार्थ टेनिन नहीं, तो टेनिन तो हमको दूसरे चीज़ में मिलता है, अभी हम बताएंगे। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती है जिसको जंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब धातु अधातु आया कार्बन और उसके विभिन्न रूप, तो इससे क्वेश्चन बने, थोड़ा देख लीजिएगा। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन सभी में, हीरा में भी है, ग्रेफाइट में और कोयला में भी है।
कहता है केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में केवल कार्बन से बना होता है। केवल कार्बन से क्या बना होता है? ग्रेफीन बना होता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा ऑक्सो-कार्बन तथा फुलेरीन्स में से कार्बन का अप्रूप क्या है? तो इसमें नहीं है, तो ऑक्सो-कार्बन्स है। पेंसिल का लेड जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन की तीसरी अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज़ के रूप में सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे, कौन से सम्मिलित? रॉबर्ट एफ कॉल्ड, सर हेराल्ड डब्ल्यू फोरोटो तथा रिचर्ड ई इस्माले, ये थे। बकमिंस्टर फुलेरिन है तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकी संरचनाओं में से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला का कोयला में बालू में कार्बन नहीं है, तो किस में नहीं है? बालू में नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में कार्बन है, बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहे में से कार्बन मिलता है, तो देखिएगा सब किस में कार्बन? लिग्नाइट में कार्बन मिलेंगे, टीन में नहीं, चांदी में नहीं, लोहे में नहीं मिलेंगे। कोयले में बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकार में से वो है जिसमें विशेष प्रकार से सबसे अधिक कार्बन का अंश एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में, कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस लगभग 60 से 70, और एंथ्रासाइट में 80 से 90। और इसी तरह से आप लिग्नाइट में भी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट में भी आप उससे थोड़ा सा कम कर दिए 40 से 50। और पीट में भी सबसे कम होता है, उसे और डिक्रीज करेगा, सबसे कम पीट होगा। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहा में होती है सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से क्रिस्टल नहीं है, तो क्रिस्टल कौन नहीं है? गंधक नहीं है। कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोचा जा सकता है, तो किससे खरोच सकते हैं? एक हीरा से खरीद सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, हाइड्रोफ्लोरिक HF अम्ल से कर सकते हैं। एक्वारेजिया से नहीं करते, एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है, याद रखिएगा। सोना सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे अम्ल वर्षा होती है। नाइट्रिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी में डालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है, तो 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। 1 कैरेट हीरे का, लेकिन चांदी में जो होता है, सोना में 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। 24 कैरेट का सोना होता है। फिर देखेंगे ग्रेफीन के संदर्भ में कौन सा कथन विचार है। इसमें देखिएगा, पहला है वह अद्वितीय है। वह क्या है? अद्वितीय आयामी, एक द्वि आयामी पदार्थ है जिससे उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, ये सही है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से है, तो ये भी कथन सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है, तो पूर्णतः नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये गलत होगा। उसका टच स्क्रीन, LCD, कार्बन का LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये चौथा सही है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में सर्वाधिक मजबूत कौन है? ग्रेफीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको कथन को मिलाइए। पहला कथन है और कौन सा सही है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, ये सही है, और वो उपयोग के लिए उपयोगी नहीं होता, ये सही है। दूसरा है कि हीरा, तांबा लोहे से कठोर। हीरा तो सबसे पदार्थों में सबसे कठोर है, तो तांबा लोहा क्या है? सबसे कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का हुआ। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन नहीं होता इसमें, वनस्पति घी में हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजीनेसिस बोलते हैं। भारी मशीन के लिए उपयोग होता है। भारी मशीन में जो होता है, स्नेहक में ग्रेफाइट लगाते हैं। ग्रेफाइट और उसमें का या विद्युत का अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। शुष्क बर्फ कहते, तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सल्फर, सिलिकॉन, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, बैड कंडक्टर नहीं, तो सिलिकॉन बैड कंडक्टर नहीं है, इसे देखिएगा। सल्फर जो है और सिलिकॉन, ब्रोमीन, इसमें से वह जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलिकॉन नहीं, इससे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए हम लोग फिर देखेंगे। फिर कहते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिक। हाइड्रोजन और उसके यौगिक, एक तत्व X है। एक तत्व क्या, उसमें चार इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में यौगिक बनेगा। एक X है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन से, तो देखिएगा हाइड्रोजन का जो वैलेंसी 1 होता है और इसका जो वैलेंसी 4 दिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, X को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H4 हो जाएगा और X हो जाएगा, XH4 सही है। फिर देखेंगे भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता होती है, तो कितना 11.11% हाइड्रोजन गैस की 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल का 290 किलोग्राम उष्मा देती है। इन्हीं परिस्थितियों में से 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगा, तो 580 किलोग्राम उष्मा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि गैस के जलने पर उत्पन्न होगी, तो गैस के जलने पर ये उत्पन्न होगी 580 ग्राम। हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनेगा, BPSC क्वेश्चन है, पानी बनेगा। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल के ईंधन से न्यूनतम वायु
प्रदूषण होता है तो हाइड्रोजन के जलने से न्यूनतम होगा। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। D2 एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारी जल का बताइए तो कितना होगा मोलिकुलर मास, तो इसमें D2O को ना कितना लेते हैं? 9 दूना 18, इसके बाद इसका +2, तो ये लगभग 20 के आसपास है। फिर देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में विभंधक परिशीतक दोनों की तरह प्रयोग होता है होने वाला पदार्थ है, तो भारी जल D2O हो गया। फिर देखेंगे गुरु जल क्या है? देखेंगे गुरु जल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टेरिटियम, 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम। और पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है तो प्रोटियम में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं होता है तो प्रोटियम में, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा तो नाइट्रोजन की संख्या नहीं होती है। हैवी वाटर होता है तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हाइड्रोजन पर ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर उसमें ड्यूटेरियम होता है, 1H2। भारी पानी की खोज, इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन है। HC उड़े, भारी पानी, सपोज कोई चीज़ भारू है वो उड़ेगा नहीं तो HC उड़े। भारी पानी का अनुभार कितना होता है? 20, इस तरह हम बता दें, 9 दूना 18 तो +2 हो जाएगा 20। फिर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये कथन सही है, पीने के लिए हम लोग उपयुक्त नहीं है। फिर कहता है साबुन के लिए, धोने के लिए, तो ये भी कठोर जल उपयुक्त नहीं, क्योंकि साबुन से झाग नहीं बन पाता है। फिर कहता है बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, तो इसके लिए भी प्रयोग उपयुक्त नहीं है। फिर चौथा है कि फसल की सिंचाई के लिए, तो इसे भी सही नहीं है, सबके लिए सही नहीं है, उपयोगित नहीं होता है। पानी की अस्थायी कठोरता, उत्तरदायी। देखिए अस्थायी जब पूछिए ना तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को रखिएगा, उसका क्लोराइड और सल्फेट रखिएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम और उसका एगो क्लोराइड और एगो सल्फाइड, ClS। कहता है जल के pH मान लगभग 7 होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है। पानी का शुद्ध रूप वर्षा का पानी होता है, अशुद्ध जल होता है, बिस्लरी का भी वाटर होता है जो पैक्ड रहता है, मिनरल वाटर। पानी आयनिक लवण सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। शुद्ध जल में सबसे बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, निर्जलीकरण से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से पानी के शुद्ध करने के प्रयोग में लाया जाता है, तो क्लोरीन देखेंगे, क्लोरीन डाला जाता है आपके पाइप में नल के, तो इससे वो शुद्ध हो जाता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है, तो एक प्रोसेस है उत्क्रमण पराशर, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। खारे पानी को शुद्ध करते हैं, उत्क्रमण परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करता है, कैसे? कोगुलेशन यानी अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है कौन सा? हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है निकेल, याद रखिएगा। वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में जो कैटलिस्ट युग होता है वो निकेल उत्प्रेरक के रूप में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है अब कुछ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और गैस के बारे में देख लेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस हैं, तो देखिएगा नोबेल तो हीलियम दिख रहा है, तो नोबेल कितने हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडोन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि रेडोन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन सारे में से सबसे कम है, क्योंकि 0.03 होता है। आर्गन 0.93 के आसपास है। फिर नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, सबसे कम मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का है। वायुमंडल में वायु में नाइट्रेट 78 से 69, N2O2 कार्बन तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 में गैसीय चक्र नहीं बनता है। गोताखोर को जो सांस लेने में जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन और हीलियम ले लेता है, और गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है तो अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थेसिया, सांस जो उसको थोड़ा बेहोश किया जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। आर्गन, नियोन, जीनोन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में स्ट्रेंजर गैस, इसको कहते हैं स्ट्रेंजर, जीनोन को पूछा जाता है। ये नाइट्रोजन का ये क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस का एक उदाहरण है जीनोन, रेडन, इसको कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। फिर देखिएगा कथन एक है, कथन है बॉर्डो मिक्सर। क्या कह रहा है? बॉर्डो मिक्सर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल मिश्रण में और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल औषधि तथा खाक परिरक्षक के रूप में होता है। शुष्क बार ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। उपयुक्त में से सत्य नहीं है, तो हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर देखेंगे
नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो नाइट्रोजन अगर मुक्त होगा तो स्थलमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होंगी। वायुयान के टायर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीलियम भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस के भरा जाता है। क्या भरा जाता है वायुयान के टायर में? नाइट्रोजन का गैस। देखेंगे मैग्नीज, नाइट्रोजन और मैग्नीज तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे का पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। फिर देखेंगे, फिर क्या कह रहा है? कीट भक्षी मृदा जिसमें उगते हैं उसमें कमी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए तो वो कीट को पकड़ के खा लेते हैं, जैसे डोरोफोलिया, पिचर प्लांट। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? ये हल्का होता है हाइड्रोजन से। वायु में गुब्बारे में हीलियम हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, यानी हाइड्रोजन को कम देते हैं, हीलियम को ज़्यादा, क्योंकि हीलियम हल्का होता है, वायु के साथ विस्फोटक के मिश्रण से नहीं बनता है वायु के साथ। और ये भी रीज़न है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण वो नहीं बनाता है। अश्रु गैस, देखिए वही क्वेश्चन पूछा, एनेस्थेसिया अश्रु गैस अमोनिया से रिलेटेड है। अश्रु गैस किसको बोलेंगे? अमोनिया। H2SO2 NH3Cl2 में अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं, तो NH3 अमोनिया को लेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में होता है। देखिएगा ठोस तो आयोडीन होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो कौन है? ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, देखिएगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो क्लोरीन है। हैलो किसको बोलते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो नमक बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे हैलोजन जिसके उपयोग पीराहाड़ी में उपयोग होता है, तो ब्रोमीन का हम लोग पीराहाड़ी यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है तो नियोन और उसका पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी जाती है तो कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे। फिर देखेंगे अम्ल क्षार, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। आइएगा अम्ल क्षार स्वर्णकारों द्वारा, देखिए एक एक्वारेजिया बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीएच एक मूल्य दर्शाता है। पीएच से होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, किसी घोल में अम्लीय क्षारिका होने का मूल्यांक को दर्शाता है। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या करेंगे? नीला, तो वो क्षारीय होंगे 7 से अधिक। रासायनिक उद्योग में तेजाब का जो मूल रासायनिक माना जाता है, किसको माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को माना जाता है। कार्बन कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जल अवघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में लुईस अम्ल नहीं है, तो NH3 में लुईस अम्ल नहीं है। कथन एक में कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। देखो पानी में अम्ल मिलाएंगे ये बात सही है, ना कि, क्योंकि देखिए अम्ल बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें पानी थोड़ा मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगी? विस्फोट हो सकती है, ऐसे मतलब हानिकारक हो सकता है आपको बदन में, अगर बॉडी में पड़ जाएगा तो नुकसान करेगा। फिर दूसरा कारण है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, दोनों स्पष्ट कारण सही है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा ये अम्लीय प्रकृति का होता है। वो अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के अम्ल होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं। फिर देखेंगे नीलात होता है कॉपर सल्फेट। नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट एक नीलात होता है, एक अज्ञात गैस जिसमें जल शीघ्रता से घुल जाता है। गैसीय जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह हाइड्रोजन गैस क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देता है। यह अज्ञात गैस है, वो कौन है? अमोनिया NH3 होता है। फिर देखेंगे वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3 बोलते हैं। वॉशिंग सोडा NaHCO3 बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। नीला तथा को कॉपर सल्फेट याद रखेंगे, नीला तथा नीला CuSO4 5H2 होगा। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट, खाने वाला सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का रासायनिक सूत्र देखिए NaHCO3, और धोने वाला सोडा Na2CO3 होता है। अब कथन पर विचार करिए, कथन सिर्फ 2 और 3 सही है, तो देखेंगे पहला क्यों गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट पाक सोडा सोडियम बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। निर्जल में से धोने वाला सोडा, तो इसमें बेकिंग सोडा नहीं होगा, सोडियम का कार्बोनेट वाला होगा। अग्निशामक में देखिए, अग्निशामक में हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, खाने वाला सोडा सही है। विरंजक चूर्ण में हेन कलेवर संयंत्र में प्रयोग होता है, इसमें भी सही होता है। फिर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम के सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड सागर में NaCl सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यमुना नदी में भी आप देखेंगे एक झाग बना रहता है, वो डिटर्जेंट का होता है, लेकिन समुद्र में देखिएगा वो सोडियम क्लोराइड होता है। खाने का जो सोडियम क्लोराइड बनता है तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ये BPSC का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या कहता है? NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर वृद्धि होता है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा, तो बेरियम ऑक्साइड और नहीं होता, ये वाला ऑप्शन डी को नहीं माना, कथन नहीं है, ये वाला नहीं। अब पहले पढ़ लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में प्लास्टर के स्थान पर दर में
एक बार फिर से सुनिए, माफ़ करिएगा। सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन पर दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग के स्थापन पर दर को मंद करने में लाया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित जल उत्पन्न करते हैं, सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये नहीं है, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण, देखिएगा, विरंजक चूर्ण पर कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है। कहता है कि जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण थोड़ा सही है, ऑक्सीकारक के विषय तनु में क्लोरीन निष्कासित करता है, लेकिन ये अविलेय नहीं होता है, विलेय विलेय नहीं होता है, अविलेय होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, जल में अविलेय होता है। ओ सॉरी, क्या दिया, विलेय होता है, ये तो हाँ बिल्कुल, ये जल में जो विलेय होता है ये कथन सही नहीं है, सही है। फिर देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CO, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जल में अविलेय होता है, विलेय नहीं होता है। जब इनो लवण के जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो किससे, वो CO2 गैस से। ऐसे आप भी अपना स्प्राइट वगैरह पेप्सी का और बोतल खोलेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर में दाबा जाता है, दिया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट के विकसित करने में सोडियम का थायोसल्फेट उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैलोमल पदार्थों में से वह पदार्थ तो फोटोग्राफी में एंटी क्लोर के रूप में उपयुक्त होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट देखेंगे फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व, हाँ आएगा ये क्वेश्चन, फोटोग्राफी में तो ब्रोमाइड का यूज़ करता है, सिल्वर AgBr का, AgBr। फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है तो सिल्वर का ब्रोमाइड। फिर देखेंगे कथन पर विचार करिए, आयनी यौगिक में अविलेय होते हैं, आयनी यौगिक अविलेय होते हैं अल्कोहल में, ये कथन गलत है, ये कथन असत्य है, तो सत्य मारिए। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत का उत्तम चालक होता है, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट देखेंगे अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक शयन है, तो ये क्वेश्चन हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछता था, ये पहले उस टाइम में लूसेंट में नहीं था। गैसोलीन क्योंकि सब लूसेंट पढ़ के गए थे, तो ये शहद था जिसकी शयनता अधिक होती है, विस्कोसिटी अधिक होती है। तो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए हमको मोटिवेट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।